जीडी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग तृतीय प्राणी शास्त्र की छात्राओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीएन पांडे आपको प्राणी शास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। इसमें हमने पिछले लेक्चर में प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन की चर्चा की थी। हमने देखा था कि ऑटोट्रॉफ्स अर्थात प्लांट्स सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अकार्बनिक तत्वों से कार्बनिक तत्व बनाते हैं जो बायोमास कहलाता है। ये जो बायोमास प्रोड्यूस हुआ है इसको जंतु भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते ऐसे जीवों को हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं वो उपभोक्ता कहलाएंगे और जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो उत्पादक या प्रोड्यूसर कहलाएंगे। उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर और उपभोक्ता के द्वारा उपभोग किया जाना अर्थात कंजम्पशन। तो कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉफ्स हर्बीवोर भी हो सकते हैं, कार्निवोर भी हो सकते हैं। इनके द्वारा ऑर्गेनिक तत्वों से को भोजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ये किसी भी हालत में सीधे इनऑर्गेनिक तत्वों से अपना भोजन बना नहीं सकते हैं। इनका पोषण ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही होगा। उसके द्वारा ये भोजन प्राप्त करते हैं, अपने शरीर में ऊर्जा बनाते हैं तथा ऊर्जा के साथ साथ अधिक कॉम्प्लेक्स प्रकार के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण भी करते हैं। तो कंजम्पशन की क्रिया ईटिंग एंड बीइंग ईटन की प्रक्रिया है। खाना और खाया जाना, यही प्रक्रिया है। खाया और खाया जाना, इसी प्रक्रिया से कंजम्पशन होता है। कंजम्पशन की प्रक्रिया में कौन कौन सी विधियां प्रयोग में ली जाती हैं इनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विधि है ग्रेजिंग। जो शाकभक्षी जंतु होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स, वो सीधे ही पौधों को या उनकी पत्तियों को या उनकी शाखाओं को खा जाते हैं। ये खाने की प्रक्रिया जहाँ प्लांट्स को खाया जा रहा हो ये ग्रेजिंग कहलाता है। और ऐसे जीव जो प्लांट्स को खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक प्रकार के उपभोक्ता कहलाते हैं। दूसरी प्रक्रिया प्रीडेशन या भक्षण। भक्षण की प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करने वाले जंतु कार्निवोर या मांसभक्षी प्रकार के जंतु कहलाते हैं। ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे कार्निवोर जो हर्बीवोर को भक्षण के रूप में, भोजन के रूप में भक्षण कर रहे हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ऐसे भी जीव हैं जो कार्निवोर को भी भोजन के रूप में उपयोग कर लेते हैं, वो टर्शियरी कंज्यूमर कहलाते हैं। इसका उदाहरण इस रूप में देख सकते हैं कि घास प्रोड्यूसर है। ये सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा स्टार्च या अन्य पदार्थों का निर्माण करती हैं, तो घास प्रोड्यूसर हो गया। घास को इंसेक्ट खा लेते हैं, इंसेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। इंसेक्ट को मेढक खा लेता है, मेढक सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और मेढक को सांप खाता है, सांप टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। तो ये प्रीडेशन या भक्षण की प्रक्रिया है। प्रीडेशन की प्रक्रिया के अलावा एक और तरीका है भोजन प्राप्त करने का, जो परजीविता या पैरासिटिज्म कहलाता है। एक जीव दूसरे जीव के शरीर के भीतर रहते हुए या शरीर के बाहर रहते हुए अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। अगर शरीर के भीतर रहता है तो एंडोपैरासाइट, और शरीर के बाहर से भोजन प्राप्त करता है तो एक्टोपैरासाइट। आप उदाहरण के रूप में प्लाज्मोडियम और मच्छर को ले सकते हैं। मच्छर शरीर के बाहर से
खून चूसता है, भोजन प्राप्त करता है, एक्टोपैरासाइट हो गया। और प्लाज्मोडियम शरीर के भीतर रहता है, एंडोपैरासाइट हो गया। पैरासाइट पूरी तरह से पूर्ण परजीवी हो सकते हैं या आंशिक रूप से परजीवी हो सकते हैं। पैरासाइट का उद्देश्य कभी भी अपने होस्ट को किल करने का नहीं होता है, वो उनसे पोषण प्राप्त करता है, लंबे समय तक पोषण प्राप्त करना चाहता है। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में यही अंतर है। प्रीडेशन में जंतु को मार करके खा जाने की प्रक्रिया होती है, पैरासिटिज्म में मार करके नहीं खाते, उसके जीवित रखते हुए उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उसको अपने भोजन या ऊर्जा के स्रोत के रूप में या कहीं कहीं पर शेल्टर, रहने के आवास के स्रोत के रूप में उपयोग में लेते हैं, वो परजीवी होते हैं। तो ये 3 प्रक्रियाएं आपने देखी जिनके द्वारा ऊर्जा को एक जीव से दूसरे जीव में या बायोमास को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये कंजम्पशन की प्रक्रिया अर्थात उपभोग की प्रक्रिया किन किन कारकों से प्रभावित होती है, इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। सबसे नंबर 1 है सिम्बायोसिस। 2 जातियों का एक साथ रहना, उनमें से एक को या दोनों को लाभ हो लेकिन हानि किसी को ना हो, ये सिम्बायोसिस कहलाता है। इसमें ये एक दूसरे को उपभोग में सहायता करते हैं, एक दूसरे का भोजन नहीं होते हैं, भोजन कुछ और है लेकिन ये एक दूसरे को उस भोजन का उपभोग करने में सहायक होते हैं। दूसरी प्रक्रिया कमेंसलिज्म कहलाती है, जिसमें 2 जातियां साथ रहती हैं, एक लाभान्वित होता है लेकिन दूसरा उससे हानि दूसरे को नहीं होने पाती है। पैरासिटिज्म में आपने देखा था एक को लाभ होता है वो पैरासाइट को, जबकि होस्ट को हानि होती है। यहाँ 2 साथ रहते हैं लेकिन हानि किसी को नहीं होती, लाभ एक को हो जाता है। अगर शरीर के भीतर रह रहे हैं तो एंडोकमेंसल कहलाएंगे, शरीर के बाहर रह रहे हैं तो एक्टोकमेंसल कहलाएंगे। एंडोकमेंसल का एक उदाहरण देख लें कि मेढक की आंत में ओपेलाइना नाम का प्रोटोजोन पाया जाता है। ये वहाँ रहता है लेकिन ये फ्रॉग को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाता, वहाँ अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। इसी तरह से एकेनीस या शकरफिश, इसके शरीर के अगले हिस्से में एक चूसक पाया जाता है, शकर पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये शार्क मछलियों से चिपक जाते हैं। जब शार्क मछली अपना भोजन करता है तो भोजन के कुछ अंश, बचे खुचे अंश छूट जाते हैं, उन बचे खुचे भोजन के अंशों को ये अपना भोजन बना लेता है। तो इस प्रकार से शार्क को कोई हानि नहीं होने पाता लेकिन शकरफिश अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ये कमेंसल के उदाहरण हैं, एंडोकमेंसल और एक्टोकमेंसल। तीसरी प्रकार की सहजीवन की व्यवस्था है जिसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें साथ रहने वाली दोनों जातियों का लाभ होता है। जैसे बैक्टीरिया लेगुमिनस पौधों की जड़ों में रहते हैं, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य करते हैं, पौधे को नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है और बैक्टीरिया को वहाँ रहने का आवास और भोजन प्राप्त हो जाता है। चींटियाँ एफिड नाम के आर्थ्रोपॉड को, एंट्स भी आर्थ्रोपॉड में हैं, एफिड नाम के बग को अपनी कॉलोनी में पालतू रूप में रख लेते हैं। एफिड्स पौधों की पत्तियों से रस चूसते हैं और वो रस एंट्स का, चींटियों का भोजन बन जाता है, इसलिए एफिड को चींटियों की गाय कहते हैं। इसमें किसी को हानि नहीं होती है, एफिड को वहाँ सुरक्षा प्राप्त हो जाती है और चींटियों को भोजन प्राप्त हो जाता है। एक और उदाहरण देख सकते हैं मधुमक्खी और फूलों का। मधुमक्खियाँ फूल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा फूलों में परागण या पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है, दोनों को लाभ हो जाता है। तो ये म्यूचुअलिज्म की क्रियाएं हैं जो एक दूसरे को उपभोग या कंजम्पशन में सहयोग प्रदान करते हैं। एक और इसी प्रकार की क्रिया है प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन लॉन्ग टर्म
एफिलिएशन नहीं है। दो जातियां कम समय के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं। अगर संपर्क में ना आवें तो भी वो अपना जीवन चला सकते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। जैसे आप देखेंगे गाय या भैंस, बफेलो काऊ, गाय या भैंस के शरीर पर कई बार पक्षी बैठा हुआ देखेंगे। ये पक्षी उनके शरीर पर पाए जाने वाले पैरासिटिक जीवों को, पैरासाइट्स को खा जाते हैं और इससे इनको, पक्षियों को भोजन प्राप्त हो जाता है तथा भैंस को परजीवी से मुक्ति मिल जाती है। अगला फैक्टर जो प्रभावित करता है कंजम्पशन को वो है एग्रीगेशन या समूहन। समूहन कई प्रकार का हो सकता है। मेल फीमेल के जोड़े हो सकते हैं, फैमिलीज हो सकती हैं, उनके परिवार, या बड़े सोशल ग्रुप्स या सोसाइटीज हो सकती हैं। इन सभी के द्वारा कंजम्पशन की क्रिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाता है। जैसे उदाहरण आप मधुमक्खियों का देख सकते हैं। बड़ी संख्या में मधुमक्खियाँ रहती हैं, बड़ी संख्या में शहद बना ले जाती हैं, बहुत सा पॉलन इकट्ठा कर ले जाती हैं और उनकी सुरक्षा आदि सभी कार्य कर लेते हैं। इससे इनको लाभ होता है। एक और प्रक्रिया है जिसको कंपटीशन कहते हैं। जब एक ही रिसोर्स के लिए, चाहे भोजन हो या आश्रय हो, उसके लिए एक से अधिक दावेदार हों, दोनों अपने लिए प्रयास कर रहे हों उसी आश्रय या भोजन को प्राप्त करने के लिए, यह अवस्था कंपटीशन या प्रतियोगिता कहलाती है। प्रतियोगिता में दोनों पक्षों को हानि हो सकती है, एक पक्ष को हानि हो सकती है। ये एक तरह से निगेटिव प्रकार का इंटरैक्शन है। ये कंजम्पशन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सातवां फैक्टर या कारक एंटीबायोसिस कहलाता है। एंटीबायोसिस अर्थात एक जीव के द्वारा ऐसे रसायन उत्पन्न किया जाना जो कि दूसरे जीव को हानि पहुंचाता हो। इसका बहुत बड़ा उदाहरण एंटीबायोटिक्स के रूप में आप देखते हैं। फंजाई या विभिन्न प्रकार के फंजाई इस प्रकार के रसायन बनाते हैं जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हैं। इन्हीं रसायनों को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ऐसे ही क्लोरेला एक एल्गी है, शैवाल है। ये एल्गी बैक्टीरियोसाइड केमिकल्स बनाता है। उन केमिकल्स की सहायता से डैफनिया, जो कि आर्थ्रोपॉड है, डैफनिया क्लोरेला को खाता है। तो डैफनिया की वृद्धि क्लोरेला द्वारा बनाए गए बैक्टीरियोसाइड से रुक जाती है और ये वृद्धि नहीं कर पाता है। वही बैक्टीरियोसाइड अनेक बैक्टीरिया की वृद्धि को भी रोकता है या बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है। तो ये निगेटिव प्रकार का इंटरैक्शन है। इसमें कंजम्पशन की क्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाता है, उसकी गति को कम किया जाता है। डिजीज और हेल्थ, अगर कंज्यूमर्स का हेल्थ ठीक नहीं है, उनमें रोग हैं, तब भी कंजम्पशन की क्रिया नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। अर्थात कंज्यूमर का हेल्थ स्टेटस कंजम्पशन को प्रभावित करता है। फूड चेन, अभी हमने आपको उदाहरण बताया था, घास, कीट, सांप, घास, कीट, मेढक और सांप का उदाहरण दिया था। उसमें अगर एक भी स्टेप कमज़ोर हो तो कंजम्पशन की क्रिया प्रभावित होगी। अगर फूड चेन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित जाति स्वस्थ है, उचित संख्या में उपलब्ध है, तो कंजम्पशन की क्रिया अच्छे तरीके से होती रहेगी। वातावरणीय कारक, तापमान और जल, ये भी प्रभावित करते हैं कंजम्पशन को। तापमान और जल के कारण जो कंज्यूमर्स हैं उनकी मेटाबॉलिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं और मेटाबॉलिक क्रियाओं के प्रभावित होने से कंजम्पशन की दर कम या अधिक हो सकती है। कंजम्पशन का महत्व क्या है? कंजम्पशन का महत्व ये है कि ये इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखने की क्रिया है। इसी के द्वारा इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। तो ये बात की थी कंजम्पशन की। अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन की। डीकम्पोजिशन अर्थात जो कार्बनिक तत्व बनाए गए थे प्रोड्यूसर्स के द्वारा
जो उपभोग किए गए थे और जिनसे नए कार्बनिक तत्व बनाए गए थे कंज्यूमर्स के द्वारा, इन सभी तत्वों का पुनः अपघटन हो जाए, डिकम्पोजिशन हो जाए और ये फिर से प्रकृति में पहुंच जाएं। इसका शाब्दिक अर्थ है ब्रेक डाउन, डिकम्पोज होना, ब्रेक डाउन होना, टूट जाना। तो जैसा मैंने बताया कि जो बायोमास बनाया गया था प्रोड्यूसर्स के द्वारा या कंज्यूमर्स के द्वारा, जो कार्बनिक तत्वों के रूप में था, उनको तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उनको डिकम्पोज किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है और इनको सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदल दिया जाता है। ये कार्य बैक्टीरिया और फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में लेते हैं और ब्रेक डाउन करके उनको अकार्बनिक तत्वों में बदल देते हैं। ऐसे बैक्टीरिया और फंजाई को डिकम्पोजर्स कहते हैं। डिकम्पोजर्स के लिए मरे हुए जीव, सड़ते हुए पौधे ये भोजन का काम करते हैं और उसी को ये ब्रेक डाउन करते हैं, उनसे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं, अकार्बनिक तत्व बनाते हैं, अमोनिया, जल आदि अलग अलग कर देते हैं और वो पुनः प्रकृति में मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों की डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया किन चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहला चरण इसका होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का अर्थ है छोटे टुकड़ों में टूट जाना। जो भी मरा हुआ जीव है, सड़ता हुआ प्लांट है या जो भी डिकेइंग मैटर है, वो सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। छोटे टुकड़ों में तोड़ने वाले जीवों को डेट्रिटिवोर्स कहते हैं। अनेक एनिलिडा के सदस्य, कुछ आर्थ्रोपोडा के सदस्य, ये डेट्रिटिवोर्स कहलाते हैं। दूसरी प्रक्रिया लीचिंग कहलाती है। जब ये पदार्थ छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसके बाद इसमें से जल में जो घुलनशील भाग होगा वो जल में घुल जाएगा। जो अकार्बनिक तत्व जल में घुल सकते हैं वो जल में घुल जाएंगे और जल में घुल करके सॉइल अर्थात मिट्टी में पहुंच जाएंगे और इस तरह से ये क्रिया लीचिंग कहलाएगी, घुलनशील अकार्बनिक तत्वों का सॉइल में पहुंचना। तीसरा स्टेप इसका होता है कैटाबोलिज्म। जब कॉम्प्लेक्स मटेरियल छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, अकार्बनिक तत्व बाहर निकल चुके होते हैं, उसके बाद बचा हुआ जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर और सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ दिया जाता है। ये सिंपल कंपाउंड्स अधिकतर इनऑर्गेनिक होंगे, इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ये फंजाई और बैक्टीरिया विभिन्न एंजाइम्स के द्वारा इस क्रिया को संपन्न करवाते हैं। इन क्रियाओं को कैटाबोलिक रिएक्शंस कहते हैं। चौथा स्टेप है ह्यूमिफिकेशन। कुछ कार्बनिक तत्व जो अभी भी ब्रेक डाउन नहीं हो पाए हैं, वो सॉइल के ऊपर डार्क कलर की एक परत बना देते हैं। ये परत ह्यूमस कहलाता है। ह्यूमस में अधिकांश अकार्बनिक तत्व होते हैं, कुछ कार्बनिक तत्व भी पाए जा सकते हैं। ये आसानी से ब्रेक डाउन नहीं हो पाया था, इसलिए इनका धीरे धीरे ब्रेक डाउन किया जाता है और ये ब्रेक डाउन होने के बाद मिट्टी में उर्वरक के रूप में उपस्थित रह जाते हैं। प्लांट्स इनको पोषक के रूप में उपयोग कर लेते हैं। पांचवा स्टेप है मिनरलाइजेशन। इस अवस्था में ह्यूमस को और अधिक डिग्रेड कर दिया जाता है और अंत में इसको अकार्बनिक तत्वों के रूप में ब्रेक डाउन करके या तो सॉइल में रह जाता है अथवा गैस कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि गैसों के रूप में ये हवा में चला जाता है। और इस तरह से आपने देखा कि इन 5 स्तरों के बाद जो भी कार्बनिक तत्व था वो सभी अकार्बनिक तत्वों के रूप में या तो मिट्टी में पहुंच गया या वायु में पहुंच गया और प्रकृति द्वारा लिया गया जो भी पौधों ने लिया था वो वापस डिकम्पोजर्स ने फिर से प्रकृति को दे दिया। डिकम्पोजिशन की क्रिया को कौन कौन से कारण प्रभावित कर सकते हैं? पहला कारण है नेचर ऑफ डेब्रिस, अर्थात जो
मरे हुए जीव या सड़े हुए पौधे थे, उनकी प्रकृति क्या थी, उनमें कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते थे, इसके आधार पर उनका डिकम्पोजिशन की दर तय होगा। जैसे पौधे में लिग्निन नाम का अगर पदार्थ पाया जा रहा है या जंतुओं में केराटिन नाम का पदार्थ है, तो लिग्निन और केराटिन ये कॉम्प्लेक्स केमिकल्स हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज हो पाते हैं और इनकी उपस्थिति के कारण डिकम्पोजिशन की क्रिया डिले हो सकती है, मंद हो सकती है, देर लग सकती है। तापमान दूसरा महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो डिकम्पोजिशन की क्रिया कर रहे हैं, उन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, उनमें एंजाइम की एक्टिविटी, उनकी मेटाबॉलिक क्रियाएं, उनकी प्रजनन क्रियाएं अर्थात उनकी संख्या में वृद्धि की क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं तापमान पर निर्भर होती हैं और तापमान में कमी या अधिकता होने से माइक्रोब्स की संख्या और उनकी क्रियाशीलता प्रभावित होगी और इससे डिकम्पोजिशन भी कम या अधिक दर से हो सकता है। तीसरा प्रमुख कारण है एरेशन अर्थात वायु की उपलब्धता। माइक्रोब्स एरोबिक भी होते हैं और एनएरोबिक भी होते हैं। जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं उन्हें ऑक्सीजन की या वायु की आवश्यकता होती है। जो एनएरोबिक माइक्रोब्स हैं उन्हें ऑक्सीजन मुक्त वातावरण चाहिए। अब अगर वातावरण उनके अनुकूल नहीं है तो निश्चित रूप से उनकी वृद्धि और क्रियाशीलता प्रभावित होगी और इससे डिकम्पोजिशन की दर भी प्रभावित हो जाएगी। चौथा कारण है पीएच, मिट्टी का पीएच, क्योंकि ये क्रियाएं सॉइल में हो रही हैं, मिट्टी में हो रही हैं, वहाँ पर आयनों की उपस्थिति वहाँ के पीएच को तय करेगी और अगर पीएच माइक्रोब्स के अनुकूल नहीं है तो माइक्रोब्स की वृद्धि नहीं होगी। माइक्रोब्स के अनुकूल पीएच होने पर माइक्रोब्स की वृद्धि और क्रियाशीलता अधिक हो जाएगी और इस प्रकार से पीएच भी डिकम्पोजिशन को प्रभावित करेगा। जल या नमी भी डिकम्पोजिशन को प्रभावित करेंगे, क्योंकि माइक्रोब्स की वृद्धि के लिए, सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के लिए जल या नमी आवश्यक होती है। अगर जल या नमी की कमी हुई तो सूक्ष्मजीवों की वृद्धि कम हो जाएगी और डिकम्पोजिशन की दर भी कम हो जाएगी। डिकम्पोजिशन का महत्व क्या है? डिकम्पोजिशन का महत्व ये है कि जो भी प्रकृति के अकार्बनिक तत्व हैं उनका कार्बनिक तत्वों में बनना और पुनः फिर से अकार्बनिक तत्वों में बन जाना अर्थात रिसाइकलिंग उनकी होते रहना, ये डिकम्पोजिशन के द्वारा ही संभव हो पाता है। बच्चों, कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बारे में रिक्वेस्ट की थी। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो भी बोला जा रहा है वो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, तो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी YouTube पर लेक्चर को सुन लें और आवश्यकता अनुसार नोट्स बना लें। अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थी, ये जो मैं ट्रांसक्रिप्ट प्रस्तुत करूँगा उसमें वही चीज़ें लिखी होंगी जो बोली गई हैं, उनको पढ़ करके आवश्यकता अनुसार नोट्स बना लें और जहाँ भी असुविधा हो उससे मुझे सूचित करावें। धन्यवाद।